लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को समझने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैंने आपको ये एस शेप्ड, यानी आप जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व बना रहे हैं, इसको आपको दिमाग में प्रिंट करके रखना है। रीजन क्या है उसका, रीजन मैं समझाती हूँ आपको। इसका रीजन ये है कि सिग्मोइड ग्रोथ में, यानी अब इस ग्राफ में आपको सिर्फ इस एस शेप्ड ग्रोथ कर्व को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके सिवा और किसी चीज को दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रही थी अभी कि जब आप इसको देखना स्टार्ट करते हैं या समझना स्टार्ट करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया बना दिया इतना, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं क्या करूं, पहले यहाँ पे ये स्पीशीज नंबर क्या है, कम है, ठीक है। तो ये स्पेस क्या बोलेगा, बोलेगा अच्छा अभी तो मेरे पास कैपेबिलिटी है, कुछ और ऑर्गेनिजम्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, और ऑर्गेनिजम्स आ गए इसी ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा, अब यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, इनके बीच में ये कंप्लीटली फुल है। तो अब ये क्या करेगा, जब ये कंप्लीटली फुल हो गया, तो अब ये जो है जियोग्राफिकल एरिया, इसने इस सिग्मोइड के इस स्टेट को अक्वायर कर लिया। इसको स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं। तो अब देखिए, इसको मैं यहाँ पे आपको लेबल कर देती हूँ कि किस फेज को हम लोग स्पेशली क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे एस शेप्ड ग्रोथ कर्व दिख रहा है, इसमें बुक में या नोटबुक में अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी नोट कर लेंगे। इसमें यहाँ नीचे जो आपको जब ये चला है लाइन और यहाँ तक, बस तो इतना पॉइंट क्या है, इसका लैग फेज है। व्हाट इज दिस, इसको हम लोग इसका लैग फेज कहते हैं, एल ए जी पी एच ए एस ई, लैग फेज है ये, ठीक है। अब क्योंकि ये यहां से लेके इतने पोर्शन तक, यहां तक इसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, यहां तक जब आप इसको ध्यान से देखते हैं तो एक्चुअली इट्स जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। ये क्या है, यहाँ पे जे शेप अपने आप को रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। यहां से यहां तक बीच वाला क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फेज हो गया, ठीक है। और जब ये इस स्ट्रेट लाइन को कैरिंग कैपेसिटी को टच कर रहा है, जहां पे क्या कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये कैरिंग कैपेसिटी को टच कर रहा है, इस लाइन को टच, बस अब इससे ज्यादा तुम अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। जब नेचर बोलता है ऑर्गेनिज्म से, फिर आपस में वही फाइटिंग करते रहेंगे, फाइटिंग कर करके जो वहां पे फिटेस्ट होगा वो अपने आप को सर्वाइव कराएगा। चार्ल्स डार्विन का रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्टेशनरी फेज हो गया। क्या हो गया, ये स्टेशनरी फेज हो गया। तीनों में फर्क समझ आया आपको। तो ये हो गया यहाँ पे स्टेशनरी फेज। तो ये हो गया आपका लैग फेज, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज, देन स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच फेज इज डायरेक्टली एसोसिएटेड और कंसर्न्ड विथ कैरिंग कैपेसिटी। तो क्या आंसर होगा आपका, क्या लैग फेज कैरिंग कैपेसिटी को टच करता है, क्या नो। एक्सपोनेंशियल फेज कर रहा है क्या, ये तो मजे से ग्रो कर रहा है। तो कौन टच कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी को, स्टेशनरी फेज। कौन कर रहा है, स्टेशनरी फेज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जे शेप्ड ग्रोथ कर्व के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रियल नहीं है। यहाँ पे रियल कौन सा है आपके पास, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। रियल कौन है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। तो एक मैं आपको यहाँ पे, अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो मैं यही लिख देती हूँ यहाँ पे, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक growth curve is also referred as growth curve is also referred as real growth curve, real growth curve, because रीजन क्या है इसका, नेचर में कोई ऐसा पॉपुलेशन कभी हो ही नहीं सका आज तक, ना कभी हो सकता है जो अपने आप को सोचे कि बस मैं ही रहूं, मेरे सिवा कोई दूसरी स्पीशीज यहाँ पे हो ही नहीं।
अगर वो खुद को भी सर्वाइव करे तब भी एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे जाके वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज नो पॉपुलेशन, बिकॉज नो पॉपुलेशन, बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रही हूँ आपको, आसानी से समझ भी आ रहा होगा। बिकॉज नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज, ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर, any species in nature has at its disposal unlimited resources, unlimited resources to permit to, कभी परमिशन ही नहीं देगा नेचर उसको, टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको रियल नहीं बोलते हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल वाले को हम लोग रियल नहीं बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब फिर क्या होगा, अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछती हूँ, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस आपको लगाना है यहाँ पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये यहाँ पे जे शेप्ड है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, सिग्मोइड शेप्ड है, मतलब एस शेप्ड है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब ये जे शेप्ड dn by dt इज इक्वल टू आर एन, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है इसके केस में कंपटीशन होगा या एस शेप्ड के केस में कंपटीशन होगा। तो कॉमन सेंस है भाई, यहाँ क्या कंपटीशन है, जब तक ये जे शेप्ड है मजे से ग्रो कर रहा है भाई, तुम भी खाओ हम भी खा रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही एस शेप्ड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इसने जैसे ही अपने आप को एस शेप्ड बनाया तब जाके दिक्कत हो गई स्टेशनरी फेज में आने के बाद। जब ये स्टेशनरी फेज को टच कर जाता है फिर क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन होगा इनके बीच में, इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। तो जब कैरिंग कैपेसिटी इनके ऊपर अप्लाई कर दिया जाएगा, ये नेचर यहाँ पे क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा, बोलेगा बस अब तुम अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। फिर क्या होगा, जब ये नंबर को इंक्रीज नहीं करेगा स्टेशनरी फेज में, यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन को टच कर गया है, स्टेशनरी फेज में आने के बाद इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन है नहीं, फिर क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन होगा, फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, स्टेशनरी फेज स्टेशनरी फेज leads to stationary phase leads to competition, leads to competition और स्टेशनरी फेज बहुत सारी और भी चीजें शो करता है, जैसे यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड होगा। जे शेप्ड में क्या था, अनलिमिटेड था, तो आपको दोनों के बीच में यहाँ पे साथ के साथ डिफरेंस भी समझ आ रहा है। तो लीड्स टू कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन, कंपटीशन बिटवीन किसके बीच में होगा, ये इंडिविजुअल्स के बीच में, किस लिए होगा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए होगा, बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बेचारे के पास कम है। अब जैसे आप लोग नीट के एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बायो लेके आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। पहले बहुत पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर किसी ने 10th 12th पास कर दिया ना, जो बहुत ओल्ड एज के आपके घर में मान लीजिए कि ग्रैंड पा ग्रैंड मदर होंगी ना, उनसे पूछिएगा जाके, पहले पुराने जमाने में क्या होता था
अगर किसी ने ग्रेजुएशन ले ली है तो उसको बुला बुला के जॉब देते थे। रीजन ये है, पढ़ने वाले लोग कम थे, पॉपुलेशन कम था, तो इंडस्ट्रीज वगैरह में जरूरत होती है। आज के डे में क्या है, अब जॉब कम है, और एक आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, अगर एक प्यून की पोस्ट के लिए भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है ना, उसमें लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं। पता कीजिएगा, न्यूज़पेपर जब आप देखते होंगे आपको पता चल जाता हो। रीजन क्या है, सीट्स कम है वहां पे, और मारामारी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सेम उसी चीज को आपको यहाँ खाने पीने में अप्लाई कर देना है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास अगर आप क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज आप उसको दीजिएगा, तो फिर क्या होगा, आपस में फाइटिंग करेंगे, वो लड़ेंगे उस चीज के लिए, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे कंपटीशन हो गया। अब जब ये कंपटीशन कर ही रहे हैं, तो कंपटीशन करने में क्या होगा भाई, जो क्या होगा यहाँ पे, फिटेस्ट होगा। जैसे आपको मैं टेस्ट कंडक्ट करा दूं, बोलूं नहीं नहीं, अगर इतने बच्चे हैं तो आप में से जो टॉपर्स होंगे बस मैं उसी को पढ़ाऊंगी, तो फिर आप मेहनत कीजिएगा उसके लिए। तो आपको वहां पे पता चल रहा है कि ये कंपटीशन है, ठीक है। तो कंपटीशन का रीजन ही सबसे बड़ा ये है कि वहां पे रिसोर्सेज जो है आपको लिमिटेड मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप स्टेशनरी फेज में गए, मतलब कोई पॉपुलेशन अगर स्टेशनरी फेज में गया, तो कंपटीशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और कंपटीशन की वजह से फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या होता है, अगर मैंने कंपटीशन करा दिया तो रिजल्ट क्या होगा, हाँ भाई ये लो, जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है वो टॉप कर गया। अगर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में उसको हम पुट करते हैं, तब क्या होगा, हाँ भाई जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो क्या हो गया, टॉपर हो गया, फर्स्ट आ गया, वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आगे लिख लीजिए, इवेंचुअली द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है, इवेंचुअली द फिटेस्ट, द फिटेस्ट individual will survive, the fittest individual will survive। ये क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, बाकी सारे को नेचर ही डिस्कार्ड कर देगा। यहां तक क्या है, ये डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है, याद आया आपको, है ना। विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, अब सर्वाइव करेगा तो रिप्रोड्यूस भी करेगा अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक कैरिंग कैपेसिटी जो है वो मैंने लिखा नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी मैं आपको नोट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस एस सिग्मोइड शेप्ड ग्रोथ कर्व में जो इसकी आइडेंटिटी बनी है, जो इस जे को हमने यहाँ से ऐसे तोड़ मरोड़ के हमने जो एस बनाया है, तो किसकी वजह से बना है, ये कैरिंग कैपेसिटी की वजह से बना है। किसकी वजह से बना है, कैरिंग कैपेसिटी की वजह से बना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, या उसके पहले हम एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए, तो सबसे शुरुआत में क्या है, कोई भी पॉपुलेशन, इसको देख के लिखना है, रटना नहीं है आपको, इसको दिमाग में रखना है। मैं यहाँ पे क्या बोली, मैं ग्रीन कलर लेती हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए आपको क्या लिखना है, जो मैं आगे स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ, इनिशियली कोई भी पॉपुलेशन सबसे पहले एक लैग फेज को शो करता है। शुरुआत में आपने उसको मतलब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा दिए, फिर वो क्या करेगा, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो वो अपने नंबर को आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो शुरुआत में जैसे आप बाइक या स्कूटर पे बैठे, तो पहले क्या करते हैं, उसको हल्का एक्सेलरेटर लेके स्टार्ट करते, ये नहीं बैठते के साथ 60 पे चले गए लेके, नहीं वैसा तो आप करते नहीं। तो शुरुआत में पॉपुलेशन क्या है, वो लैग फेज पे जाता है, किस पे जाता है, लैग फेज पे जाता है, ठीक है। लैग फेज के बाद फिर वो क्या अक्वायर करेगा, तब वो फिर अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए फिर वो कहाँ जाएगा, वो तब जाके फिर वो एक्सपोनेंशियल फेज को अक्वायर करेगा, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फेज को फेज ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और स्टेशनरी फेज को फेज ऑफ डिसलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैं नोट, इसको स्टेशनरी फेज को डिसलरेशन भी बोलते हैं, तो ये मैं आगे नोट कर देती हूँ, उसका कैरिंग कैपेसिटी नोट करके मैं लिख दूंगी आपको, ठीक है। इस पेज में इतना सफिशियंट है, आगे बढ़ रही हूँ मैं, इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ। बस मैं आपको मार्क कर दूं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज, क्या क्या नाम है।
और पॉपुलेशन जब शुरू में ग्रो कर रहा है तो उसमें तीनों चीजें हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, अगर आप किसी पॉपुलेशन को लिमिटेड रिसोर्सेज में ग्रो कराने की शुरुआत कर रहे हैं तब की बात है ये, ठीक है। तो अ पॉपुलेशन growing in a habitat, growing in a habitat with limited resources, शुरू में ही हम उसको लिमिटेड रिसोर्सेज ही दे रहा है, with limited resources, limited resources show initially शुरुआत में कौन सा फेज शो कर रहा है, लैग फेज, इनिशियली अ लैग फेज, अ लैग फेज। फर्स्ट फेज उसका क्या है, इसको फर्स्ट फेज भी आप लिख सकते हैं, दैट इज लैग फेज followed by चाहे तो आप इसको एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, followed by exponential phase, exponential phase और फेज ऑफ एक्सेलरेशन, शुरू में तो ऐसे भाग रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल या फेज ऑफ, और फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फेज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। देन फिर क्या होगा, ये किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, एंड फाइनली एंड फाइनली जब वो स्ट्रेट लाइन को टच करेगा, फाइनली अ स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, फिर बाद में क्या करेगा, वो स्टेशनरी फेज को अक्वायर करेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, जब तक, और तब क्या करेगा, स्टेशनरी फेज को अक्वायर करेगा, तो इसका मतलब है ये कहाँ टच कर गया, ये कैरिंग कैपेसिटी को टच कर गया। स्टेशनरी फेज इसमें ऐसा कर सकते हैं आप लोग, आगे इसमें ऐड कर देती हूँ, जब पॉपुलेशन क्या करेगा, कैरिंग कैपेसिटी को टच करेगा, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। थोड़ा हैंग कर रहा है ये, when the population density the population density reaches the carrying capacity, CARRYING, carrying capacity, जो किसको टच करेगा, कैरिंग कैपेसिटी को टच करेगा, ठीक है। अब सही है,
अब है कि यहाँ पे क्योंकि आ गया कैरिंग कैपेसिटी, तो अब अगर मैं अलग से लिखती भी हूँ कैरिंग कैपेसिटी तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एक सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व मिलता है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। कंक्लूजन कर देती हूँ। कंक्लूजन, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, जब इसको आप, जब आप ऐसे बोला जाता है, देखिए जब आप टाइम के अगेंस्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको इस पूरे ड्रामेबाजी के लिए एक कैसा सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व मिलता है। समझ आई मेरी बात, क्या बोला मैंने, दोबारा रिपीट करती हूँ। कंक्लूजन में सारी कहानी छिपी हुई है। जब हम एक यूनिट टाइम के अगेंस्ट में एक्स एक्सिस पे टाइम को और वाई एक्सिस पे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को प्लॉट करते हैं तो हमें एक सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व मिलता है, जिसमें सिग्मॉइड ये किसकी वजह से बना, कैरिंग कैपेसिटी की वजह से बना है। और शुरुआती जो टाइम है वो क्या है, लैग फेज है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज है, उसके बाद फिर क्या है आपका यहाँ पे स्टेशनरी फेज है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो फेज है इसको हम लोग फेज ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये चला फेज ऑफ एक्सेलरेशन। अब आपने देखा होगा कई किताबों में लिखा होता है ये इस स्टेशनरी फेज को टच होने के पहले थोड़ा सा जहां पे ऐसे ही घटता हुआ दिखता है ना, इसको फेज ऑफ डिसलरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसकी वैल्यू हम देख रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी की। ठीक है, तो आपको कैसा मिल रहा है, यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व मिल रहा है। तो मैंने आपको लिखना सिखाया कि एग्जाम में आपको इसको लिखना कैसे, स्टेटमेंट क्या देना है इसकी रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है उसी को मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। ठीक है, चलिए लिखिए, अ प्लॉट ऑफ population density, population density, population density, a plot of population density in relation to time, in relation to, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं हम लोग, दैट इज टाइम। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहीं भी हो, टाइम को हम लोग हमेशा स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, है ना। इन रिलेशन टू टाइम टी, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स इन a sigmoid, SIGMOID, sigmoid or S shaped, sigmoid or S shaped कर्व। हो गया बस, ये इसका रिजल्ट निकला जो आप अभी तक इतना लेक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज है, एक और नेम है इसका, और क्वेश्चन जो है वो जानबूझकर इसी से पूछा जाता है। इसको हम लोग वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, दिस टाइप ऑफ, मतलब सिग्मॉइड शेप्ड वाला जो ग्रोथ कर्व आप बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए नोट करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, logistic growth is also also referred as Wolfsburg, Worlst, Worlst, PEARL, Wolfsburg लॉजिस्टिक ग्रोथ दूसरा नाम है इसका, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
वर्स्ट फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। चलिए हो गया ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्स्ट फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं। और ये नाम हम लोग जे शेप्ड वाले को नहीं देते हैं, एस शेप्ड वाले को देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, इसको चिपका देना है, कुछ नहीं करना है। ये जो है ना, ये यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी लगा देना है, इसी को मैं लिखने जा रही हूँ। तो आपको कुछ रटने की, कहीं पे अपना कुछ दिमाग लगाने की वैसी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। काफी आसान और इजी सा टॉपिक कर दिया मैंने आपके लिए। चलिए, तो अब इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, ऐसे लिख लीजिए, सिग्मॉइड, या लॉजिस्टिक ही कीजिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ, logistic growth is described by the following equation, by the following equation। आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कैपिटल एन, सब कुछ जानते हैं आप, सारा डिनोशन जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को यूनिट टाइम में देखना स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इंट्रिंसिक रेट को पॉपुलेशन डेंसिटी से तो आप मल्टीप्लाई पहले भी कर रहे थे, दैट इज आर इंटू एन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी लगाना है, तो के माइनस एन डिवाइडेड बाय अगेन द कैरिंग कैपेसिटी। इससे हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। और अगर आपको वेयर करके लिखना है तो मैं इधर लिख देती हूँ, हालांकि आपको पता है इसमें ऑलरेडी। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया, इससे आपने रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ लिख लीजिए वेयर, आप खुद भी लिख सकते हैं अब बिना देखे हुए। एन है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है। आर क्या है यहाँ पे आपका, स्मॉल आर जो डिनोट किया है आपने, ये इंट्रिंसिक रेट है, नेचुरली जो इननेट पोटेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कितना है, कितनी क्षमता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए दैट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल होता है, इंट्रिंसिक रेट, intrinsic rate of natural, intrinsic rate of natural increase। थोड़ा हैंग कर रहा है, ये आ जाएगा कुछ सेकेंड्स में। इसमें लिख लीजिए आर क्या है आपका, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और एक बच गया के, तो तब से मैं रट रही हूँ, पता ही आपको, के इज द कैरिंग कैपेसिटी, लिख लीजिए के इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली, क्या सीखा आपने, जो रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है, क्या है, रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो, मतलब ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा। तो आर में लिख रही थी यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। और के क्या है आपके पास, कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी हो गया। अब एक क्या मिसिंग है यहाँ पे, मैंने कैरिंग कैपेसिटी नहीं लिखा आपके लिए, ठीक है। तो ये आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं कैरिंग कैपेसिटी नोट कर देती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर, आसान भी है, समझ चुके हैं आप, बस उसको नोट करना है आपको। अब ये है कि इस टॉपिक के बाद, है ना,
ये जो आपने टॉपिक कर लिया, तो अब इतना है कि अब आप इस चैप्टर को 2 डेज में फिनिश कर सकते हैं। मेन जो चैप्टर है सिर्फ यहीं पे फंसता है, फंसना भी नहीं बोल सकते, सिर्फ बच्चों को यही एक छोटी सी चीज समझानी है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन है इसके बाद, उसमें तो कोई दम है नहीं, वो तो आसानी से बच्चे इजिली बहुत फास्ट समझते चले जाते हैं, तो बहुत आसान और बहुत अच्छा सा टॉपिक है। अच्छा इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आपको कहानी की तरह सुनाती चली जाऊंगी, तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजिली आप उसको समझते भी चले जाएंगे मेरे साथ साथ। चलिए हो गया, अब ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, अपने नेक्स्ट पेज पे चल रहे। टॉपिक क्या है हमारा, कैरिंग कैपेसिटी। क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। चलिए ये हो गया। अब ये जो कैरिंग कैपेसिटी है इसको लिख लेते हैं हम लोग। इन अ गिवन एरिया, हम ऑब्वियस है किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया में देख रहे हैं, तो इन अ गिवन एरिया, इन अ गिवन एरिया, carrying capacity, carrying capacity is the maximum population size, पता ही है उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, is the maximum population size, maximum population size of the species, population size of the species that can, ये दैट द इन्वायरमेंट कर दीजिए, दैट द इन्वायरमेंट environment can sustain, can sustain is called the carrying capacity, carrying capacity। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हो गया बस, डेफिनेशन यही है। कीवर्ड क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का कितना मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो है, वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो अपना टोलरेट कर सकता है, उसके बाद वो बोलेगा कि बस इससे ज्यादा तुम अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया वहां पे, कैरिंग कैपेसिटी हो गया। ठीक है, अब कैरिंग कैपेसिटी किसके द्वारा डिटरमिन होता है, कौन बताता है, तो जो वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो बताएगा, बोलेगा भाई मेरी इतनी कैरिंग कैपेसिटी है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी
is determined by is determined by the amount of by the amount of available resources, amount of available resources, अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। क्या हो सकता है ये अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब? हम किधर इशारा कर रहे हैं यहाँ पे? दैट इज फूड हो सकता है, हैबिटेट हो सकता है। अब मान लीजिए आप एक हॉस्टल में रहने गए, वहां पे 25 जो चिल्ड्रन है उनके लिए बस फूड की अवेलेबिलिटी है और वहां 50 बच्चे चले गए, तो क्या होगा? आधे वहां पे खाएंगे, आधे भूखे रहेंगे, फिर एक टाइम में ऐसा होगा सब में फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वही होता है, कहीं पे अगर आप रिसोर्सेज को लिमिटेड दीजिएगा तो क्या होगा? वहां पे कंपटीशन होगा। फिर पॉपुलेशन इंटरैक्शन में हम लोग और डिटेल से देखेंगे कि क्या मतलब होता है जब हम कहीं पे कंपटीशन को समझना स्टार्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन की डेंसिटी जो इंक्रीज होती है तब जाके जब ये टच कर जाएगा, बोलेगा बस मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा जो है मैं अपने आप को इंक्रीज नहीं करा सकता। तो यहाँ पे अब देखिए एक नीट का क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है? एक नीट का क्वेश्चन है, मैं नोट कर देती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पलर क्वेश्चन के तौर पे। चलिए नोट करके लिख लीजिए, और क्या ही, आप फिर क्वेश्चन ही लिख देती हूँ, मैं समझ ही जाएंगे आप जब देखेंगे। तो देखिए द कैरिंग कैपेसिटी, लिख देती हूँ मैं, वही उसी का क्वेश्चन है। कितना आसान होता है देखिए, लेकिन हाँ कंफ्यूजन होगी आपको, ये तो गारंटीड है, ठीक है? अभी अभी जो मैंने लिखा ना, कैरिंग कैपेसिटी इज डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया इस लाइन से, ठीक है? तो क्वेश्चन बन गया आपका द कैरिंग कैपेसिटी, द कैरिंग कैपेसिटी, the carrying capacity of a population, of a population is determined by its, is determined by अब ऑप्शंस लिख देती हूँ, ये देखिए ये ऑप्शंस है आपके, ऑप्शंस आर ए बी सी एंड डी। ऑप्शंस है आपके नेटेलिटी, चलिए मेरा ये थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ सेकंड से चलने लगेगा। ऑप्शंस में लिख लीजिए नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ऑप्शंस लिख रही थी मैं, हाँ ऑप्शंस में लिख लीजिए नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट,
population growth rate and limited resources. क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी that is the limited resources. Limited resources. लिख लीजिए इसको। हो गया। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है किससे पूछा जाता है? आपके पास जो मैंने ये बताया ना आपको, देखिए कि कैरिंग कैपेसिटी को जब हम लोग देखते हैं तो उसका ये डिनोशन है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। आर एन इज, एक में लिखा रहेगा के प्लस एन बाई के, एक में लिखा रहेगा के माइनस एन बाई के, एक में लिखा रहेगा आर एन, उसके बाद एम बाई के। सारे ऑप्शंस जो है वो वहां पे आपको एक जैसे नजर आएंगे, एक ही जैसे दिखेंगे। तो बस वो कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन वो क्या होता है, आसान होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए, थैंक यू मैम।